हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कृष्णा स्टडी मस्ती में। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत भौतिक भूगोल, ठीक है। और अगर हम इसमें यूनिट 1 की अगर बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। तो भारत के जो सामान्य परिचय होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये सारे क्वेश्चन आपको अन्य अन्य एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी भी आप वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आना मिलना तय होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है उसकी बातों को एक बार समझिएगा कि उसने कितना अच्छा जो है कि बात बोला है, ठीक है। बोला है कि अपने दिल पर न यूं बोझ भारी रखिए। क्या है? अपने दिल पर न यूं बोझ भारी रखिए, जिंदगी बस खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, ठीक है। तो बहुत प्यारी लाइन है और ज़िंदगी को हम लोग इतना उलझा चुके हैं कि हमें लगता है कि कितना टफ होता है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत ही आसान ज़िंदगी है, ठीक है। बस हमें जीने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि अगर हमसे अगर कोई काम नहीं हो पाता है ना, तो ये नहीं होता है कि हम उस काम को करना छोड़ दें। हमें काम वही करना है, सिर्फ तरीका बदल देना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि नया तरीका से अगर हम आज कुछ करते हैं तो उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो और उसे आगे करने का क्या हो, तो हमें थोड़ा सा और आत्मविश्वास मिले, ठीक है। तो हमें तरीका बदलना है, जो हमारा काम है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे नहीं बदलना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए और इसको आप ध्यान से देखिएगा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि हिमालय की गोद में स्थित, ठीक है, कहाँ? हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से संचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह क्या है, तो विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान। तो इसके कितने नामों से जाना जाता है? भारत, इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के मतलब जो मानचित्र होता है उस पे बता रहा है कि ये कैसे कैसे है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर। तो उत्तरी अक्षांश पर यह कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आते हैं देशांतर पे। तो देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 68 अंश 1 मिनट, 68 अंश 1 मिनट पूरब से, ठीक है। 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो किसके किसके मध्य? मतलब 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, ठीक है। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और वहीं देशांतर की बात आती है तो ध्यान से देखिएगा, 68 अंश 7 मिनट पूरब से, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, के मध्य स्थित है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा पृथ्वी का आपको बता देते हैं कि यह कहाँ स्थित है। जैसे मान लीजिएगा कि ये भारत है पूरा, ठीक है। और यहाँ बीच की अगर हम बात करते हैं तो बीचों बीच से हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा होके गुजरती है, ठीक है, ये 0 अंश। तो इसके जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो होता है कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आते हैं हम इसको एकदम बीचों बीच से जो रेखा डिवाइड करती है ये होती है देशांतर, ठीक है। जो ये वाली रेखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। और इसको बोलेंगे देशांतर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में, तो उत्तर में कितना? 8 से लेकर 37 तक। तो यहाँ 8 से लेकर 37 तक ये जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर में, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या स्थित है? तो यहाँ पे आपका भारत स्थित है, ठीक है। तो ये भारत की लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पतियां, जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए हैं।
अब आते हैं हम इसके नामकरण पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, सॉरी यहाँ पे नामकरण दिया है, सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसे बाह्यवर्त कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्यवर्त कहते हैं। अब आते हैं, देखिएगा यहाँ दिया है भारत। वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। यहाँ भी है भारत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत, और इसका जो कि विवरण कहाँ मिलता है? तो वायु पुराण में, वायु पुराण में इसका विवरण मिलता है। अगला है हिंदुस्तान। तो फारसी एवं अरबी इतिहासकारों के द्वारा इसको हिंदुस्तान बोला गया। अब आता है इंडिया। इंडिया की बात करते हैं तो यूनानियों द्वारा इसे क्या बोला गया? इंडिया बोला गया, ठीक है। अगला है कि आर्यवर्त। आर्यवर्त बात का आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यवर्त बोला गया, और अभी फिलहाल में यह भारतवर्ष है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान किया था? तो हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया था? तो ईरानियों ने सर्वप्रथम दिया था। बौद्ध काल में भारतवर्ष के नाम से लोकप्रिय था, कौन सा था? तो जम्बूद्वीप। बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला व्यापारी था, नाविक था, ठीक है। वास्को डिगामा ने किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक, यूनानी भाषा में किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? इंडिया। अब आते हैं आकार एवं भौतिक अवस्थिति के बारे में। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह बिल्कुल रट जाइए, ये आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन खड़े खड़े आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको एकदम बिल्कुल रट जाइए। 2.4%, 2.4%, एकदम खड़े खड़े रट जाइए सारे क्वेश्चन। भारत की भू आकृति किस प्रकार ही? चतुर्थ कोणीय है, ठीक है। ये जो अभी चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल खड़े खड़े रट जाइए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रटेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा और ये आप गलत करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अंकीय मान होता है ना, जो डाटा होता है, डाटा बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर करेंगे तो आप गलत करके आएंगे, तो वो खड़े खड़े रट जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? उत्तर से और दक्षिण विस्तार कितना है? तो वो है हम लोगों का 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। वहीं भारत का पूरब से पश्चिम का अगर विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? अगर उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण हम लोगों का हो जाएगा 3,214 किलोमीटर, और वहीं अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर तो कितना हो जाएगा? ये हम लोगों का हो जाएगा 2,929, सॉरी 33, ठीक है। अब इन दोनों का है कि दोनों का डिफरेंट कितना होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंट कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपका लगभग 229 से 32 है, तो लगभग 281 के आसपास आना चाहिए, इसी के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आएगा 4 में से 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। और ये खत्म। 281 किलोमीटर के आसपास इन दोनों का डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला है कि द्वीपों सहित भारत के तट की कुल लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई आप याद रखिएगा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये लंबाई जो है ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान की अगर बात करते हैं तो 7वां है। चौथा है, 7वां है। आप कमेंट करके बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और 8वां किसका किसका स्थान है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। ठीक है, अभी जनगणना 2011 वाली ही चल रही है, तो अभी तो हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन संभवतः अभी जो जनगणना स्टार्ट हुई है इसी महीने में, अगर ये जनगणना कंप्लीट होती है तो अनुमान है कि हम लोग क्या आ जाएंगे, पहले स्थान पे आ जाएंगे। तो अभी अगर आएगा, जब तक 2021 की 26 की जनगणना कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये डाटा 2011 के अनुसार आएगा, और 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हम लोग दूसरे स्थान पे थे। ठीक है, चलिए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 17.5%, मतलब 17.5%, 17.5%। अगला है भारतवर्ष में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है, तो अगर हम बात करते हैं गाँव की तो लगभग 6.40 लाख से अधिक है। ठीक है, नियर अबाउट बता रहा है। चलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार अंश की, और अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। अब आता है भारत का देशांतीय विस्तार, तो यहाँ पे आपको देशांतीय विस्तार भी देखने को मिलेगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर पर यह क्या है, तो स्थित है। अब आते हैं हम लोग, देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि अगला है हम लोगों का मानक समय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय बताया जाता है। यह कितना आगे है, तो लगभग 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा यह आगे है। ठीक है, किससे, ग्रीनविच टाइम से। ग्रीनविच जो टाइम है यह लंदन से होकर गुजरती है, और उससे हम लोगों का समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। ठीक है, आगे है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होके जाती है, तो नैनी के, प्रयागराज नैनी से होके जाती है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये भी आपको पूछ सकता है कि जो 82.5 देशांतर है यह भारत में किन किन राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो वो 5 स्टेट है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5 स्टेट बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि भारत का भारतीय मानक समय रेखा, तो ये 82.5 होके जाती है, और ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स होके जाए। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है कौन, भारत का मानक समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच जिसको जीरो देशांतर से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अगला है भारतीय मानक समय के यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 5। अभी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट ही जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्मेट में है, और यही क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा कि आप क्वेश्चन अगर आता है, ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला हम लोग अब देखते हैं कर्क रेखा। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कर्क रेखा के बारे में डिस्कशन करते हैं। कर्क रेखा की बात करते हैं तो विषुवत रेखा के उत्तर में क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है। अगर ये भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के नीचे, मतलब कि दक्षिण में 23.5 को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अगर दक्षिण में है तो मकर रेखा, भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण में है तो मकर रेखा, और भूमध्य रेखा से अगर उत्तर में है तो कर्क रेखा।
अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल सीरियल नंबर से मैं आपको नाम गिना रहा हूँ और ये नाम आप याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये स्टेट हैं, बिल्कुल सीरियल नंबर से याद रखिएगा। ठीक है, कि किस किस स्टेट से होकर यह गुजर रही है रेखा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा भारत के नक्शे में कि भारत में कर्क रेखा की स्थिति हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए इस रेखा को बहुत ही आप ध्यान से यहाँ से और यहाँ तक के बीच को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रेखा स्टार्ट हो रही है। तो पहला स्टेट गुजरात, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ देखेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। तो टोटल 8 स्टेट आते हैं इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल हूबहू एकदम रट जाइए, क्योंकि अगर ये इसमें से गलत नहीं होने वाला, ना ये चेंज होने वाला है। जो ये दिया है ये बिल्कुल हूबहू दिया है और ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देखने को बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, अगला है कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, तो किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, बंगाल से। कहाँ से होकर गुजरती है, बंगाल से, सॉरी बांग्लादेश से, माफ़ करिएगा, बंगाल से होकर यह बांग्लादेश में घुसती है। उसके बाद फिर ये जाती है त्रिपुरा में, फिर जाती है मिजोरम में, ऐसे करके। और फिर मिजोरम के बाद जब ये क्रॉस करती है तो ये कहाँ जाती है, म्यांमार में चली जाती है। कहाँ जाती है, म्यांमार में। तो इस तरीके से अब कहने के लिए तो ये भी कोई कह सकता है कि पड़ोसी देश कह रहा है तो म्यांमार भी हो सकता है, बिल्कुल म्यांमार हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यांमार नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है ना वो सिर्फ भारत से घिरा हुआ है और समुद्र से अपना सीमा साझा करता है और भारत से सीमा साझा करता है और किसी भी कंट्री से सीमा साझा नहीं करता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो भारत का पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इसमें काफ़ी सटीक आंसर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किन राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ठीक है, जो हमारा भारत का जो मानक समय है, ठीक है, देखिए मानक समय ऐसे है और ये है हम लोगों का अक्षांश। ठीक है, तो यह किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं, तो यह कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को काटती हैं। क्योंकि अगर हम 82.5 अच्छा देशांतर की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप आएंगे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आएंगे उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। वैसे ही अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि पहले आएगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, फिर उसके बाद जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे करके दिया जाता है। तो जो यह कट कर रहा है ये कहाँ करेगा, तो ये छत्तीसगढ़ में करेगा। ठीक है, अगला है कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और यह क्वेश्चन आपको हम बता सकते हैं कि कहाँ पूछा गया था, एकदम एट लिस्ट बिल्कुल ऐसे ही दिया गया था। जब आप देखेंगे रीट का मेंस जब दिया गया था ना, अभी जल्दी ही हुआ है, ये वाला नहीं इसके पिछले वाला। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की राजस्थान, ये अगर हम बात करें तो ये तो पूरा भारत का भी क्वेश्चन हो जाएगा जीके का। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान स्पेशल के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के निकटतम स्थिति भारतीय नगर। ठीक है, और इनके बारे में हम देखते हैं। अगला यहाँ पे नगर है और यहाँ पे है अक्षांशीय स्थिति, उत्तरी अक्षांश। तो कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो 22.5 अंश है। ठीक है, वहीं आइजोल की बात करते हैं तो 23 अंश 36 मिनट है। वहीं अगर अगरतला की बात करते हैं तो यह कितना है, 23 अंश 50 मिनट है। ठीक है, वहीं अगर उज्जैन की बात करते हैं तो 23 अंश 9 मिनट है। ठीक है, अगला है गांधीनगर। अगला है गांधीनगर। गांधीनगर की अगर हम बात करते हैं तो 23 डिग्री 19 मिनट। वहीं अगर हम बात करते हैं जोधपुर का तो 26 अंश
29 मिनट। वहीं अगर बात करते हैं जबलपुर का तो 23:11। वहीं भोपाल की अगर बात करते हैं तो 23:25। वहीं अगर रांची की बात करते हैं तो 23:11। वहीं अगर हम बात करते हैं रायपुर का तो 21:16। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसको भी बहुत आप ध्यान से देखिएगा कि भारत के दूरस्थ बिंदु, तो जो भारत है उसके चारों ओर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं वो हमें बताना है। तो भारत का दक्षिणम बिंदु, सबसे नीचे की अगर हम बात करते हैं दक्षिण बिंदु, तो वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु, जो मुख्य भूमि है उसमें कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसे हम बोलते हैं केप कोमरीन। क्या बोलते हैं, केप कोमरीन कन्याकुमारी में पड़ता है, और यह कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है हम लोगों का इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था। तो इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम की अगर बात करते हैं पिंगेमिलियन पॉइंट था, पिंगेलियन पॉइंट था। आगे देखिएगा, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। कहाँ, बड़ा निकोबार में। कहाँ, बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मिलन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है लद्दाख में। क्या है, इंदिरा कौल है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथू। क्या है, किबिथू है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, किबिथू अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिएगा, भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो यह है हम लोगों का गौर माता या गुहार मोती, गुजरात में स्थित है। अब हम आपको एक एक करके यहाँ की लोकेशन बताते हैं। यहाँ उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, उत्तर में इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख में स्थित है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे पूर्वी आपको दिखेगा किबिथू अरुणाचल प्रदेश, किबिथू अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं यहाँ, तो यहाँ देखिएगा गुजरात में तो आपको मिलेगा गुहार मोती गुजरात, गुहार मोती गुजरात। अब आप नीचे आइएगा, अगर सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं मुख्य भूमि की, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन है। चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। और चलते चलते एक प्यारा सा कोटेशन, किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तुम्हें पहाड़ घुमा सकता हूँ, मैं तुम्हें पहाड़ घुमा सकता हूँ, यहाँ चांद सितारे सब झूठे किस्से हैं। क्योंकि नहीं, लोग कहते हैं कि चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा फलाना ढमकाना, ये सब झूठी बातें हैं, झूठे वादे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको खुश रहने के लिए मैं वो सारी चीज़ें आपको ला के दे सकता हूँ जो हमारे सामर्थ्य में होगा, ठीक है। ये वादा काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वादा किया करिए, न कि झूठ वादा करके किसी के भावनाओं के साथ आप खेलिए। तो ऐसा हमें क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।